अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिन तीन इश्यूज़ पर हम बात करेंगे उसमें एक तो इमरान खान का फ़ौजी क़यादत की तरफ सुलह के लिए बढ़ता हुआ हाथ। इमरान खान सुलह अब क्यों करना चाह रहे हैं, पस पर्दा मुहरक़ात क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा इशू जो है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से है। इलेक्शन कमीशन ने एक नई गेम डाल दी है कि मखसूस नशस्तों बारे जो जस्टिस मंसूर अली शाह की क़यादत में जो 8 रुकनी बेंच का अक्सरीती फ़ैसला था उस पर अमल दरामद करने की बजाय जो काजी फ़ायज़ी सा वाला फ़ैसला उस पर अमल दरामद कर दिया है। वो कैसे किया है, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, इस पर हम आपसे बात करेंगे। और तीसरा इशू कि क्या एहसन इकबाल नून लीग छोड़ने जा रहे हैं। ये तीन इश्यूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। और बात का आगाज़ हम जनाब इमरान खान से करते हैं कि उन्होंने कल से को पैगामात भेजने शुरू किए हैं। पहले उमर अयूब की तरफ से पैगाम आया, आज उनकी बहन के ज़रिए पैगाम आया कि जनरल आसम न्यूट्रल हो जाओ। ये उन लोगों के मुंह पर एक थप्पड़ है कि जो पहले न्यूट्रल के कहने पे इमरान खान के पीछे चले गए। कि उस टाइम इमरान खान कहता था कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, कि जब तहरीक एतमाद थी तो न्यूट्रल का वर्ड क्यों दरमियान में आया था। मसला ये था कि उस टाइम फ़ौज जो जनरल बाजवा उसने कहा था जी भाईजान असी न्यूट्रल हाँ, असी ना तो साथ देने ना अपोजिशन का देते हैं, हमको दरमियान में कोई एक मैसेंजर का जो एक किरदार अदा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इमरान खान ने कहा था कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, आप तो ऐसा ना करें, यानी कि आप मैं हुकूमत हूँ आप मेरे साथ दें। अब जो है अब वो कह रहे हैं कि जनरल आसम को न्यूट्रल हो जाना चाहिए। मतलब ये है कि वो हुकूमत का साथ ना दें। तो ये है कि न्यूट्रल पहले जानवर होता था, अब आपको जानवर पसंद है या क्या है। इमरान खान जो हैं उनके तजादात समेत उनके बहुत सारे फैंस हैं जो उनको पसंद भी करते हैं। लेकिन यह है कि ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि बंदा आए दिन अपने बयानात बदले और उनके पीछे उनको फॉलो करने वाले भी ऐसे हों कि जो हर दफ़ा उनके इस तजादात को नोट ना करें। अब लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान ने अब ये किया क्यों है। इस पर मैंने कोई एक दो लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी कि उन्हें ये डर है कि उनका मामला मिलिट्री कोर्ट में जा रहा है, और अगर मिलिट्री कोर्ट में जाता है तो अभी तो उनकी लगी हुई है मौज। अभी तो वो जो बिरून मुल्क जो अखबारात हैं उनको भी कोई इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे होते हैं, या जो आए दिन जो बयानात वो दाग रहे होते हैं। मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं वो जाते हैं, जो उन पर केसेस चल रहे हैं तो उधर वो पेश होते हैं। तो इमरान खान जो है यानी कि उनका वो जेल में बंद है, अदरवाइज़ जो है वो एक मौजूद बहस हैं और उनके बयानात जो हैं वो मुसलसल आ रहे हैं, ट्विटर हैंडल भी चल रहा है। तो अगर वो जाते हैं उधर मिलिट्री कोर्ट में जाते हैं तो फिर ये है कि हो सकता है कि उधर तक किसी की रसाई ना हो, तो मामलात मुश्किल हों। लेकिन मेरे इस हवाले से मेरे जहन में भी एक दो सवाल हैं कि जो बाकी जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह उनको मुख्तलिफ मामलात पर रिलीफ दे रही हैं, तो क्या मिलिट्री कोर्ट के हवाले से उनका मामला वो ये अदालतें भूल जाएंगी, ये इतना आसान लगता नहीं है। तो लिहाजा मेरे जहन में सवालात तो बाकी हैं। लेकिन जो एक चीज़ है वो अहम है, यानी कि मिलिट्री कोर्ट के हवाले से कि जो आज उनकी बहन ने बयान दिया है, उन्होंने जिधर इमरान खान को एक सुलह का हाथ बढ़ाया है या क्या है कि हाँ आसम साहब न्यूट्रल हो जाओ, तो दूसरी तरफ उन्होंने ये बात भी किया है कि आप जो है ना केसेस चलाएं, जो फ़ौजी अदालतों में आप जो है ना वो केसेस चलाएं, और आप फुटेज वगैरह देखें, आपको पता चलेगा कि कौन लोग थे। मतलब ये है कि इन दोनों चीज़ों को उन्होंने मिला के बयान किया है। अदरवाइज़ होता है ना कि एक वैसे बंदा बात कर रहा हो कि जी हमें न्यूट्रल, आपको न्यूट्रल होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, कोई इस तरह की बात वैसे आइसोलेशन में अकेले में होती तो उसका कोई मतलब मुख्तलिफ होता। जब ये दोनों बातें आप मिलाकर ये दोनों पैगाम भेज रहे हैं तो इसका मतलब है कि किसी न किसी तरह से ये बातें आपस में मिली जुली हुई हैं। अब एग्जैक्टली मोटिव क्या है, उनका मुहर्रक क्या है, ये चैम गोई हैं, यानी कि वो इमरान खान चाह क्या रहा है। यानी कि हम तो पता नहीं कितने साल हो गए हैं इमरान खान को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान क्या चाहते हैं। तो आज भी यही चीज़ें चल रही हैं कि आज जो उन्होंने सुलह का हाथ बढ़ाया है या कहा है जी कि भाईजान न्यूट्रल हो जाओ, जानवर बन जाओ, तो इसका क्या मतलब है। इमरान खान जो हैं उन्होंने वो बेसिकली चाहते ये हैं कि ये जो बाकी जमातें हैं ना इन्होंने बल्ले भी है कुछ नहीं, तो अगर जो है बेसिकली तो इस्टेब्लिशमेंट दरमियान में एक ढाल बनी हुई है, तो वो पीछे हट जाए तो मैं इनको खा जाऊँगा वैसे, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह कर लेंगे और फिर जो है हम जाने और इस्टेब्लिशमेंट जाने, और कोई जमात ही नहीं होगी जिधर उन्होंने जाना है। एनीवे अब देखते हैं इनकी ये उनकी ये चाल जो है इसका क्या मुहरक़ात क्या हैं। आगे जो हम दूसरा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इलेक्शन कमीशन ने जो मखसूस नशस्तों के हवाले से फ़ैसला आया था उसमें 15 दिन के अंदर अंदर अमल भी कर दिया है। लेकिन
उन्होंने फ़ैसले किस पर अमल किया है, जो काजी फ़ायज़ ईसा का फ़ैसला था। अब यह है कि पहले तो यह है कि उन्होंने जो अमल किया है, या ये है कि हम अदालत ने उनको बोला क्या था, अदालत ने कहा था कि जितने भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में लोग हैं, इन सब को 15 दिन का टाइम दिया जाए कि ये पीटीआई में वापस आ जाएं और आप इनको पीटीआई के मेंबर्स शुमार करें और उस लिहाज से इनको मखसूस नशिस्तें दी जाएं और ये 15 दिन के अंदर अंदर किया जाए। अब उसमें सवाल ये आ रहा था, काजी फ़ायज़ ईसा ने ये सवाल उठाया था और ये बल्कि उनके फ़ैसले में है, यानी कि आमतौर पे जो काजी साहब का जिक्र आता है फ़ैसले में, वो ये आता है जी कि उन्होंने पीटीआई की पूरी मुखालफत की थी। ऐसा नहीं हुआ था। इसमें सिर्फ 2 जज थे जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को बरकरार रखा था कि इनकी कोई सीट नहीं बनती, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें हैं। काजी साहब जो हैं, वो जो ये 13 रुकनी बेंच था, काजी साहब का ये पॉइंट था, उन्होंने कहा कि इसमें से 39 एमएनएज ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी पार्टी एफिलिएशन शो की हुई थी नॉमिनेशन पेपर में। अगरचे हमने इनको पीटीआई वालों को बोला हुआ था कि आपके इंतखाबी निशान जाने का मतलब कतन ये नहीं है कि आप अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और अगर आपको इलेक्शन कमीशन रोके तो आपने हमारे पास आना है। तो ये आए तो नहीं है, लिहाजा इनको शक का भी फ़ायदा नहीं मिलता। लेकिन अगर फिर भी दें तो हम इतना दे सकते हैं कि जिन लोगों ने पीटीआई के साथ अपनी एफिलिएशन अपने नॉमिनेशन पेपर में शो की थी, उनको हम पीटीआई का तस्वर कर लें और उस बुनियाद पे इनको मखसूस नशिस्तें मिल जाएं। अब ये लोग कितने थे? ये थे जी 39 लोग थे। तो उन्होंने कहा कि ये सीटें जो हैं ये पीटीआई को दे दी जाएँ, ये इनको पीटीआई का तस्वर कर लिया जाए लोगों को, और इनके उस लिहाज से इनको मखसूस नशिस्तें भी दे दी जाएँ। जिन लोगों ने अपनी एफिलिएशन शो नहीं की हुई पीटीआई के साथ और वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए हैं, उनको पीटीआई का तस्वर नहीं किया जा सकता। ये था काजी साहब का फैसला। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है? इलेक्शन कमीशन ने उन 39 को पीटीआई का तस्वर कर लिया है, यानी कि वही तशरीह जो काजी साहब की है उन्होंने तस्वर कर लिया। उन्होंने कहा जी कि ये जो है 39 चलें, इन्होंने इनको हमने तस्वर कर लिया। ये जो 41 हैं इनको हम कैसे तस्वर करें, किस तरह से? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पहले जस्टिस मंसूर शाह साहब की क़यादत में 8 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया हुआ है, 8 रुकनी जजेज़ ने, यानी कि बेंच तो हर 13 रुकनी था, उसकी तशरीह जो है, यानी कि इन्होंने किस तरीके से उसको कानूनी तौर पे इस्टेब्लिश करेंगे, ये बात काजी साहब का बड़ा नुक्ता था। अब ये है कि ये नुक्ता जो है अभी इलेक्शन कमीशन ने भी पकड़ा है। उन्होंने जो अपना मामला रहनुमाई के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं, वो ये किए हैं जी कि 39 का तो हमने कर दिया, यानी कि जितनी बात पे काजी साहब कह रहे थे वो हमने कर दिया है। यानी मतलब ये है कि इसकी समझ भी हमें लगती है कि ये हो सकता है। जो बाकी 41 मैंबर हैं इनको हम किस तरीके से पीटीआई के खाते में डालें? शाह जी दसो सानू हुण असीं किवें इन्हां नूं उस खाते पाइए। तो अब ये है कि टेक्निकली स्पीकिंग अभी काजी फ़ायज़ ईसा वाले फैसले पे अमल दरामद हो चुका है। जो मंसूर अली शाह वाला फैसला है उसकी अभी तशरीहें होती रहनी है कि ये हम इनको किस अंदाज में उधर जो है डालेंगे, आप बताएं कि किस तरह उनको वापस लेके जाएं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई है। अब जो है कि हम आते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, और वो है जनाब एहसन इकबाल साहब के हवाले से। एहसन इकबाल साहब के हवाले से कुछ चीज़ें चल रही थी, वो मैं पहले आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ पार्टी में, फिर मैं बाद में आता हूँ। ये चीज़ें उसी के तनाज़र में। आज हमारे एक दोस्त हैं खुरम, उन्होंने को ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी कि ब्रेकिंग न्यूज़, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इख्तलाफात शहबाज शरीफ की सी पैक के मामलात इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न को देने से मुतल्लक मुशावरत पर शुरू हुए। इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न शहबाज शरीफ के देरीना साथी साबिक ब्यूरोक्रेट अहद चीमा की सरबराही में है। अहद चीमा जो है वज़ीर हैं इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न के। एहसन इकबाल से कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि सी पैक इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न के तहत आए। एहसन इकबाल को मालूम हुआ कि इस मामले में इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है और ना ही उन्होंने कोई ऐसी तजवीज़ दी है। सी पैक मामलात में प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर जहांजेब का असर रसूख भी बढ़ गया है। वज़ीर आज़म ख़ुद भी हर हफ्ते सी पैक पर एक इजलास की सदारत करते हैं जिसमें उनके करीबी वज़रा शामिल होते हैं। एहसन इकबाल इन हालात में अपना किरदार महदूद होता देखते हैं और इस मामले पर वज़ीर आज़म से नाराज़ हैं। एहसन इकबाल ने इन मामलात पर वज़ीर आज़म से बात भी की है, लेकिन अभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो जनाब ये है, ये बात इधर से शुरू हुई और ये आगे जाके मैं ख़त्म करूँगा किसी और जगह पे। मैंने खैर जो है इनके इधर जो अहद चीमा के को करीबी लोग हैं उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी ये डिसइंफॉर्मेशन, ऐसी कोई बात नहीं है।
मैंने खुरम से भी पूछा, वो जो हमारा दोस्त जिसने ख़बर दी है, मैंने उसको पूछा कि भाई खुरम पक्के पैरी ख़बर दी है? उसने कहा जी मैं बड़े पक्की पैरी दी है। और उसने कहा कि मेरे पास कोई दिनों से थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा दिल है कि मैं इसको फेंक ही दूँ, मैं चला दूँ, तो मैंने चला दी। अच्छा, मैंने एहसन इकबाल साहब जो हैं उनको भी ये चीज़ भेजी, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अब ये है एक जो है इसमें जो मामला है ना दरमियान में जी, कि वो इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि सी पैक का ये सी पैक जो है इकनॉमिक फेयर डिवीजन को दे दिया जाए। ये जो बात है ना आम तौर पे जो मैंने की और मामलात में देखी है, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इतनी बदनाम हो चुकी है या इनकी मुदाखलत इतनी ज़्यादा है कि कोई बाकी जो लोग हैं ना वो भी बाज़ का इनका नाम भी इस्तेमाल कर जाते हैं कि वो फ़लाँ काम जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है। मैं इसकी कई मिसालें दे सकता हूँ कि जिसमें कोई लोगों की ट्रांसफ़र हुई, उनको कहा गया कि यार वो फौजी कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र कर दो, बाज़ का यानी खुद भी चाह रहे होते हैं कि ट्रांसफ़र कर दो, गल उन्होंने खाते पा देंगे ने। तो अब ये है कि इसमें हुआ ये कि अगर ये बात इसको दुरुस्त तसव्वुर कर लिया जाए कि उन्होंने ये कहा जी कि फ़ौजी कह रहे हैं, यानी कि चौधरी रियासत कह रहा है कि ये जो सी पैक है ना ये इकनॉमिक फेयर डिवीजन वाले जो हैं इसको देख लिया करें। तो एहसन इकबाल जो है यानी कि उनको पता होगा कि ये फ़ौजियों का नाम कई दफ़ा वैसे भी इस्तेमाल हो जाता है, उन्होंने चेक कर लिया, उन्होंने कहा कि सानू तो कोई मसला नहीं है, असां तो कोई इस तरह की गल नहीं की थी। अब ये है कि मैंने फिर एक और बंदे से बात की, वो भी इकनॉमिक उधर प्लानिंग डिवीजन में थे। उसने कहा जी कि मुझे इस स्पेसिफिकली इस केस का तो नहीं आइडिया, मुझे ये ज़रूर आइडिया है कि मामला कोई ख़राब हैं, और उसकी वजह यह है कि जो एहसन इकबाल जो है ना उनको एक तरह की आप समझें कि जहेज़ में मिली हुई है ये वजारत कि वो जब भी बनते हैं ना वो प्लानिंग के बनते हैं, और जो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग है ना वो भी मिनिस्टर खुद बनता है, डिप्टी चेयरमैन के पास पावर है, अदरवाइज़ तो मिनिस्टर की अपनी औकात नहीं है। तो इस दफ़ा जो डॉक्टर जहाँ ज़ेब हैं उनको डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग बनाया हुआ, यही डॉक्टर जहाँ ज़ेब जो हैं पहले इमरान खान के टाइम पर भी ये डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग थे। और इन्होंने अब यह है कि चेयरमैन जो है वो बताते खुद वज़ीर आज़म होता है, तो इसका मतलब है कि एहसन इकबाल को तो इख्तियार ही ना रहा। तो एहसन इकबाल जो है वो बड़े फ्रस्ट्रेट इस पर हैं, और वो कई मामलात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं कि ये जो है ना डिप्टी चेयरमैनशिप या मुझे दे दें या मुझे वैसे वजारत से फ़ारिग कर दें। ये मुझे एक और सोर्स ने बताया प्लानिंग का, उसने कहा कि मुझे सी पैक का स्पेसिफिकली नहीं आइडिया, लेकिन मुझे आइडिया है कि टेंशन चल रही है प्राइम मिनिस्टर के दरमियान और एहसन इकबाल के दरमियान। और दूसरा उसने ये बताया, उसने कहा जी कि कई वज़रा जो पहले वाले हैं वो पुरानी तनख्वाह पे काम पुरानी क्या यानी कि जितनी तनख्वाह मिलती है उस पर काम करने को तैयार हैं, एहसन इकबाल नहीं हो रहे। अब मसला ये है कि जो शहबाज शरीफ है ना इनके बारे में मशहूर है कि ये माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, ये आमतौर पर वज़रा की बजाय ना ब्यूरोक्रेसी से काम लेते हैं कि मसलन जो किसी महकमे का सेक्रेटरी होगा उसको डायरेक्ट आर्डर करेंगे, और इस चीज़ पे जो है वो मिनिस्टर जो है वो बाज़ का इरीटेट भी होते हैं, वो कहते हैं कि यार सानू तो एम ही ना झंडा दे के ना बिठा देता है, असी किसी कम दे है नहीं, यानी कि ना हमसे कोई काम लिया जा रहा है और ना हमारी कोई औकात समझी जाती है। एहसन इकबाल जो है वो ज़रा डिफरेंट है, पुराना है, और वो समझते हैं कि यार ऐ किड़ी गल, मैं तो मजाक नहीं बर्दाश्त करूँगा। अब ये तो होगी इनकी ये मामला। अब ये है कि मैंने जो बात आपसे शुरू में की थी कि क्या एहसन इकबाल पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, वो मैंने इस तनाज़र में की थी कि ये बात मैं कुछ देर से सुन रहा हूँ, 2-3 दफ़ा मैंने सुनी, और बात क्या सुनी कि शायद हकान अब्बासी की पार्टी बन गई, और उन्हीं के पार्टी के किसी एक मोतबर आदमी ने को बात की, उसने कहा जी कि हो सकता है कि नून लीग के उनसे किसी ने पूछा जी कि कोई नून लीग से कोई बड़े लोग आ रहे हैं कोई, उन्होंने कहा जी कि हो सकता है कोई 2-3 लोगों का उन्होंने जिक्र किया जी कि वो भी शायद हमारी पार्टी में शामिल हो जाए, और उसमें एक नाम उन्होंने एहसन इकबाल का बताया था। अच्छा, मुझे जब पता चला उस टाइम तो मुझे इस बात में कोई वज़न नज़र नहीं आया। मैं ये नहीं कहता कि इन्फॉर्मेशन आई तो मैं कह रही हूँ अच्छा इन्फॉर्मेशन है, उसको एनालाइज भी करना चाहिए कि ये किस हद तक दुरुस्त हो सकती है। अब ये है कि तब तो मुझे इसमें यानी कि मैंने इसको कोई अहमियत नहीं दी थी उस खबर को, उसमें एक दो और भी बड़े मोतबर लोग थे जिसका जिक्र आया था जी कि वो भी शाहिद हकान के साथ आ सकते हैं। अब ये जो मैं टेंशन देख रहा हूँ, एक तो इनकी जो प्लानिंग डिवीजन में टेंशन है शहबाज शरीफ के साथ, और फिर ओवरऑल के हुकूमत एक बेयकीनी की कैफियत में है, और तीसरा जो नून लीग जो है वो दिन ब दिन वैसे ही एक फौत होने के करीब जा रही है, ठीक है, यानी कि कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश में नज़र नहीं आती, दिन ब दिन जवाल पजीर है, ठीक है। तो मुझे इस बात से अब कि भाई उनकी फ्रस्ट्रेशन शहबाज शरीफ के साथ काम करने की
और बाकी मामलात में उनको शायद अहमियत ना दी जा रही हो, तो उन्होंने सोचा हो जी कि अब कोई सूरत ये बन सकती है कि हम इधर से कहीं निकलें। ऐन मुमकिन है कि कोई ऐसी हो, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये शाहिद हकान अब्बासी की पार्टी के हल्के से ये खबर आई, और अभी जो इनकी फ्रस्ट्रेशन शहबाज शरीफ के साथ चल रही है, मैं इन दोनों को मिला के तो मुझे अब इसमें कोई प्लाजिबिलिटी नज़र आ रही है। ऐन मुमकिन है कि ऐसा हो, ऐन मुमकिन है ऐसा ना हो, लेकिन ये आप तक बर वक्त चीज़ें लाना हमारी ड्यूटी में शामिल है, क्योंकि आप वेल इन्फॉर्म्ड सिटीज़न हैं और आपका राइट है कि आप सबसे पहले ये चीज़ें जान सकें। नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।